OEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं MPPGCL एग्जाम के लिए पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन की MCQ की सीरीज। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस सीरीज के द्वारा हम लोग इन प्रश्नों का डिस्कशन इसलिए करते हैं ताकि उन प्रश्नों से संबंधित दूसरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, रिलेटेड दूसरे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, तो आप उनको ठीक कर पाएँ एग्जाम में, ठीक ठीक उनके सही उत्तर निकाल पाएँ। तो डिस्कशन शुरू करते हैं अपनी MPPGCL पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस की सीरीज को। इसमें पहला है क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज बीन लॉन्च्ड विद द एम ऑफ डेवलपिंग एटलीस्ट हाउ मेनी मिलियंस मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कम से कम कितने मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो ये पहला, अगर कोई मिशन है तो मिशन की डिटेल्स हमको पता होना चाहिए। तो मिशन की डिटेल्स है, ये मिशन को जो परमिशन मिली है वो है 4 जनवरी 2023 को, यहाँ से मिशन को परमिशन मिली हुई है। और इस मिशन के कुछ टारगेट हैं, जैसे एक टारगेट है कि बाय द ईयर 2030 तक लगभग 125 गीगावाट एनर्जी हम लोग उत्पादन की दर को प्राप्त कर लेंगे, जो कि कौन सी होगी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होगा। यानी अक्षय ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है भारत में, उसको हम लोग 125 गीगावाट तक प्राप्त कर लेंगे 2030 तक। और 2030 तक अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि हमको पर ईयर एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन हमको प्राप्त करनी पड़ेगी, तब हम 2030 तक 125 गीगावाट को प्राप्त कर पाएंगे लक्ष्य को। इस मिशन में इतना ही नहीं, इस मिशन में यह भी तय किया गया है कि इससे हम लोग लगभग वो जो हमारा खर्चा हो रहा है कि हम जीवाश्म ईंधन को, पेट्रोलियम पदार्थों को जो मंगाते हैं, जो एनर्जी बाहर से हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, उस एनर्जी पर हमारा लगभग 1 लाख करोड़ का जो खर्च है वो हमारा कम हो जाएगा ऐसा करने से। और इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि 8 लाख करोड़ का निवेश होगा और उस निवेश के बाद हम लोग कम से कम 6 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये एक बड़ा मिशन है एनर्जी को लेकर के। इस मिशन की बारीकी हमको पता होना चाहिए। तो इसमें यह पूछा गया है कि कितना प्रतिवर्ष रखा गया है। तो प्रतिवर्ष कितना, मैंने आपको बताया है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन, ये हमको उसमें प्राप्त करना है। तो इसका आंसर होगा 5 मिलियन मीट्रिक टन आपको एवरी ईयर उसको लेकर के चलना है। इसकी डिटेलिंग देखते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 को कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन5 MMT की उत्पादन क्षमता विकसित करने का और 2030 तक 125 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है। और इस मिशन का प्रारंभ मैंने आपको बता दिया है। इसको परमिशन 4 जनवरी 2023 को परमिशन मिली हुई है। तो ये एक एनर्जी के सेक्टर में एक बड़ा मिशन है। इसके सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी फैक्ट आएगा इस मिशन को लेकर के तो आप उसे टिक कर सकते हैं, सही आंसर को चूज कर सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय द अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज। इसमें यह पूछा गया है कि 2023 में भारत का ऊर्जा आयात लगभग कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। तो एक्चुअली में पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आज हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट है वो कितना है। अगर हम प्रेजेंटली बात करेंगे तो 2020-21 तक हमारा एनर्जी इंपोर्ट है वो 40.9% था, 40.9%, जिसके बारे में रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अब यह 43.6% 2023 में लगभग हो जाएगा। 43.6% 2023 में इसके होने के चांसेस हैं। तो ये याद रखिएगा कि अब ये 40.9 से 43.6% तक पहुंच जाएगा। डिटेलिंग देखते हैं इसका। वित्त वर्ष 2023 में भारत का ऊर्जा आयात 43.6% बढ़ने का अनुमान है, जो देश के आय व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। कोयला, कोक, कच्चा तेल, LNG, LPG सहित विभिन्न संसाधनों का ऊर्जा आयात भारत के माल आयात बिल के एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करता है। और ये आपको मैंने बताया है
कि अभी जो हरित हाइड्रोजन वाला, ग्रीन हाइड्रोजन वाला मिशन था, वो इसी खर्च को कम करने की बात करता है, इसी खर्च को कम करने की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज रेफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये शब्द आपने न्यूज़पेपर में अक्सर सुना होगा या न्यूज में आता है कई बार। ये है क्या एक्चुअली में? तो अमेरिका के कुछ पर्टिकुलर एरिया से, जैसे लुसियाना से है और टेक्सास से, वहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है। उस क्रूड ऑयल का एक वैरायटी है कि उसमें लो सल्फर होता है, लो सल्फर होता है उसमें। और इस क्रूड ऑयल को एक बेंचमार्क बनाया गया है कि आप ये जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, इससे हल्का तेल लेंगे या इससे अच्छा तेल यूज किया जाएगा। तो एक बेंचमार्क सेट किया गया है क्रूड ऑयल का। तो इसका निश्चित ही रिलेशन है, वो क्रूड ऑयल से है। और ये क्रूड ऑयल नॉर्दर्न अमेरिका के टेक्सास से निकलता है, लुसियाना से निकलता है, वहां से निकाला जाता है। तो दैट इज आल्सो ए बेंचमार्क ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, उसमें इसके बेंचमार्क के रूप में इसको जाना जाता है। इसके डिटेल देखते हैं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आल्सो नोन एज ए टेक्सास लाइट स्वीट, इसको टेक्सास लाइट स्वीट भी कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं कि उसमें लो सल्फर होता है ना, लो सल्फर के कारण ही इसको ऐसा कहा जाता है। इज ए ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल यूज्ड एज ए बेंचमार्क इन ऑयल प्राइसिंग। मैंने अभी बताया था आपको, ये बेंचमार्क के रूप में एक उसको यूज किया जाता है। WTI is described as a light crude due to its relatively low density, इसमें लो डेंसिटी यानी लो घनत्व है, एंड इज ए स्वीट ड्यू टू द लो सल्फर। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें लो सल्फर कंटेंट होता है। तो इसकी अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो इसकी डेंसिटी लो होती है, इसमें सल्फर लो होता है, और इसको बेंचमार्क ऑफ क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज में। Which of the following elements is a source of renewable energy? जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये वो सोर्स हैं जिनके समाप्त होने का खतरा नहीं है, यानी उनसे हम लगातार एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल हम एनर्जी एफिशिएंसी के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो उनके समाप्त होने के, उनके एंड होने का खतरा बना हुआ है। और इनके एंड होने का खतरा नहीं है, तो हम नए नए जो अल्टरनेटिव्स हैं एनर्जी के, उनको सर्च कर रहे हैं। उनमें रिन्यूएबल सोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखेंगे केरोसिन ऑयल ट्रेडिशनल है, पेट्रोलियम ये ट्रेडिशनल है, कोल आपको पता है ट्रेडिशनल है। ये सब ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसमें एक ही है जो ट्रेडिशनल नहीं है, जिसका नाम है बायोमास। बायोमास में कचरे को, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको हाई हीट पर ले जाकर के उससे एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। तो ये बायोमास हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इसके डिटेल में देखते हैं। बायोमास ऊर्जा का कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के बाद दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण ईंधन है। बायोमास नवीकरणीय है यानी रिन्यूएबल है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन से मुक्त है। इसमें बहुत अच्छी बात क्या है कि ये CO को एमिट नहीं करता है, और CO जहां एमिट होता है वो पॉइजनस होता है, एनवायरमेंट को, ह्यूमन लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है CO। इसकी प्रारंभिक ऊर्जा सूर्य से आती है, और पौधे या शैवाल बायोमास अपेक्षाकृत कम समय में पुनः विकसित हो सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सोर्स है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ही तो मुक्त होना चाहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है बायोमास। तो बायोमास एनर्जी का अगर हम यूज करते हैं तो हमको ये सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रन ऑन 100% सोलर एनर्जी। भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित है, यानी उसको सारे उपक्रम सौर ऊर्जा से ही चलाए जाते हैं? तो दैट इज नन अदर देन दीव। दीव यानी दमन द्वीप वाला जो दीव है, अभी इसको कंबाइन कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा 100% सोलार एनर्जी का यूज करता है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए और सारे टूल्स को यूज करने के लिए। तो ये उस पर बेस्ड है, वन एंड ओनली है और कोई दूसरा नहीं है। ठीक, इसका डिटेल देखते हैं। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बिजली में ऊर्जा का रूपांतरण है।
मात्र 3 वर्षों में देश का पहला नवीकरण ऊर्जा अधिशेष केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी अधिशेष का मतलब है कि वहां पर जरूरत से ज्यादा, जितनी उनको आवश्यकता है एनर्जी की, उससे भी ज्यादा, नीड से भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहां पर एनर्जी को सेव किया जा रहा है, जिसको कहीं और जाकर के यूज किया जाएगा, है ना। तो वहां पर अधिशेष है एनर्जी का। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इन विच स्टेट इज शिव समुद्रम हाइडल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। हाइडल पावर प्रोजेक्ट आप समझते हैं, इसको दूसरा नाम भी है, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक को ही हाइडल भी कहा जाता है। और शिव समुद्रम हाइडल है, दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इट वाज फाउंडेड इन 1902 ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पर बनाया गया इसको? शिव समुद्रम को कावेरी नदी पर इसको बनाया गया है कर्नाटका में। तो ये इंडिया का, इससे पहले 1897 में दार्जिलिंग में बनाया गया था, उसके बाद इसको बनाया गया। तो इंडिया का एक महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, शिव समुद्रम। नेक्स्ट वन, इसका डिटेल देखते हैं। भारत का प्रथम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्र है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। वर्ष 1902 में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। इसका बिजली संयंत्र कुल उत्पादन क्षमता का 42 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने कहा, हाइडल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया ऑफ टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। टाइडल एनर्जी जानते हैं, कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स को हम लोग टाइड्स, जो वाटर जो तेजी से फ्लो होता है, और जो टाइड्स जहां पर आते हैं शोर्स पर, जो हमारे बैंक्स हैं वहां पर ओशनिक रीजन्स में, तो उससे जब हम किसी इक्विपमेंट्स को चला करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। और इंडिया में हाई टाइड्स हैं, वो कौन से? इस पूरे अरेबियन सी में सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स देखे जाते हैं। और उसी हाई टाइड्स के रीजन में एक वे है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ ऑफ जो खंबात है एक्चुअली में गुजरात स्टेट में पड़ता है। और उसी गुजरात स्टेट के समुद्र के किनारे पर वहाँ पर हाई टाइड्स आते हैं, और हाई टाइड्स से यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेस्ट सोर्स जो हमारे पास है टाइडल एनर्जी का, वो है द गल्फ ऑफ खंबात, द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट में यहाँ से हमको ये प्राप्त होता है। वहाँ कच्छ की खाड़ी भी है गुजरात में, लेकिन खंबात की खाड़ी पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है इंडियन रीजन्स में। इसके डिटेल्स देखते हैं। ज्वार के गिरने तथा उठने से संचालित यंत्रों, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड बाय दी मशीन्स ऑपरेटेड बाय दी फॉलिंग एंड राइजिंग टाइड्स। टाइड्स के यानी ज्वार भाटे के ऊपर जाने से और नीचे आने से जो मशीनें चलाई जाती हैं उससे जो एनर्जी बनती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। अबाउट 7000 मेगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेटेड बाय दिस। और इस खंबात की खाड़ी पर 7000 मेगावाट विद्युत बनाया जाता है, जो टाइडल एनर्जी में एक बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोटिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोडक्शन इन राजस्थान। नॉन कन्वेंशनल जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं एनर्जी के, उनको कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं उसको जो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें सबसे फेमस है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसको हम लोग देखते हैं इसकी डिटेलिंग में कि इसको 2002 में, अगस्त 2002 में इसको बनाया गया था, और इसका काम ही ये सौंपा गया है। इसका बनाने का मोटिव ही ये है कि हम किस प्रकार से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको प्रमोट करेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेस धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेस के एक समय पर एंड होने का थ्रेड बना हुआ है, इसलिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स की ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। और यही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस को प्रमोट करने का काम राजस्थान में दिया गया है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को। राजस्थान में बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्स यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तेजी से उसकी संभावना है, क्योंकि वहां पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, राजस्थान इज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर बायोमास एनर्जी इन राजस्थान। देयर इज बिकॉज ऑफ, क्यों है ऐसा? राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। ऐसा क्यों है? आपको पता है बायोमास एनर्जी कैसे बनाई जाएगी? बायोमास एनर्जी को बनाए जाने के लिए जो प्लांट्स हैं, जो हमारे जो फॉसिल्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हाई हीट पर लेके जाएंगे। और राजस्थान इज अ रीजन ऑफ इंडिया विच हैज अ हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। तो वहां पर हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, इसलिए उसको कहते हैं कि सूर्य की गर्मी की उपलब्धता के कारण से वहां पर इसकी संभावना ज्यादा होती है कि वहां पर बायोमास एनर्जी क्रिएट किया सके। और आज राजस्थान में ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो बायोमास के लिए काम भी कर रहे हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज रिस्पॉन्सिबल, टेम्परेचर ऑफ राजस्थान का जो तापमान है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्ध है।
इसमें लिखा है बायोमास को रसायनों या गर्मी का उपयोग करके गैस या तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में गाय के गोबर को बिजली पैदा करने के लिए मीथेन गैस में बदला जाता है। मीथेन गैस को मीथेन के तरल रूप में मेथेनॉल में भी परिवर्तित किया जा सकता है। बायोमास कोई भी कार्बनिक पदार्थ, लकड़ी, फसलें, समुद्री शैवाल, पशु अवशिष्ट, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो आप समझ पाए कि राजस्थान में उसके लिए जो हीट की जो जरूरत होती है वो राजस्थान में बाकी स्टेट की तुलना में ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर बायोमास एनर्जी को बनाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डाउट भी रहता है कि मॉडरेटर क्या है और कूलेंट क्या है। मॉडरेटर क्या है और कूलेंट क्या है, तो आप उसको समझिएगा। कूलेंट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट वर्क एज ए कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट के कंडक्ट के रूप में काम करता है। एंड इट एब्जॉर्व थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। जब न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन होता है तो उससे जो एनर्जी जनरेटेड होती है इसको एब्जॉर्ब करता है, उसको कहते हैं कूलेंट। तो वो कूलेंट का काम करता है। कूलेंट को ही हम एज ए कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं। तो ये तो हो गया कूलेंट। अगर हम मॉडरेटर की बात करेंगे तो मॉडरेटर एक वो सब्सटेंस है जो फिजन की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करता है। रिएक्टर में जो फिजन की स्पीड होती है उसको स्लो डाउन करने को मॉडरेटर कहते हैं, और उस एनर्जी से, उस फिजन से जो एनर्जी बनती है उसको एब्जॉर्ब करने वाले को कूलेंट कहा जाता है। तो हम इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो उसके रूप में काम करता है, तो उसका नाम है D2O, हैवी वाटर। D2O जिसको कहते हैं भारी जल या हैवी वाटर। हैवी वाटर, और इस समय इंडिया वर्ल्ड के लीडिंग हैवी वाटर जनरेशन बनाने वाले देशों में सबसे आगे, मतलब सबसे टॉप पर जो बनाए जाने वाले कुछ देश हैं उसमें इंडिया का नाम भी है। हैवी वाटर के लिए इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स काम कर रहे हैं। और हैवी वाटर में एक और क्वेश्चन बनता है कि किसी भी भारी जल में या हैवी वाटर में नॉर्मल वाटर कितना होता है, तो उसमें याद रखिए उसमें नॉर्मल वाटर होता है 0.024%। 0.024% उसमें नॉर्मल वाटर होता है D2O में। तो D2O एक बड़ा फॉर्म है जिसको रिएक्टर में यूज किया जाता है। और इसमें एक डिफरेंस मैंने आपको और बताया है कि मॉडरेटर क्या होता है और शीतलक यानी कि कूलेंट क्या होता है, तो ये आपको याद रहेगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। भारी पानी D2O का उपयोग परमाणु ऊर्जा के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों में मॉडरेटर और शीतलक के रूप में किया जाता है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारी पानी बोर्ड, एक बोर्ड बनाया गया हैवी वाटर बोर्ड, जिसके द्वारा भारी जल D2O का उत्पादन किया जा रहा है। भारत दुनिया में भारी जल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। तो एक लीडिंग D2O मेकिंग कंट्रीज है इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? ये हम लोग डिस्कस किए हैं पहले कि एमपी में अगर हम कोयले की बात करेंगे तो एमपी में जो कोयला है वो एक्चुअली में पाया जाता है बेढ़न में, जिसको हम लोग कहते हैं बेढ़न। तो बेढ़न में जो कोयला पाया जाता है वहाँ सबसे बड़ी कोयले की माइनिंग्स है, और उसी को हम प्रदेश का एनर्जी कैपिटल कहते हैं, ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी अगर बेढ़न ऑप्शन में नहीं है तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उसका नाम है सिंगरौली। तो अल्टीमेटली सिंगरौली इज द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बिकॉज देयर इज अ लोकेशन ऑफ बेढ़न विच इज द पर्टिकुलर प्लेस कंसिडर्ड एज ए एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और वहां पर विंध्याचल थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है वहां पर। विंध्य जो एमपी के लीडिंग थर्मल पावर प्रोजेक्ट में से एक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, और एक्चुअली में वो जगह बेढ़न है, सिंगरौली नहीं है, लेकिन ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आती है इसलिए इसको कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए एमपी में दो तीन चीजें हैं, याद रखेंगे। इसे एमपी का जो कमर्शियल कैपिटल है वो तो इंदौर है, कमर्शियल कैपिटल है एमपी का। एमपी का एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो भोपाल है, लेकिन एमपी का इलेक्ट्रिकल जो कैपिटल है वो जबलपुर है। मध्य प्रदेश का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका हेड ऑफिस जबलपुर में है, तो जबलपुर ही उसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, वहीं उसका क्वार्टर बना हुआ है जबलपुर में। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को किया गया। हाँ, ये अच्छा फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को किया गया।
जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि शक्ति भवन किसका नाम है। शक्ति भवन किसका नाम है? जैसे एमपी में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पर्यावास भवन। एक्चुअली वो पर्यावास जो भवन है वो ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है एमपी में, उसको पर्यावास भवन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे इस बिल्डिंग का नाम शक्ति भवन रखा गया है। नेक्स्ट, वेयर इज द जाम गोदारनी विंड एनर्जी सेंटर। आपको पता है विंड एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी नया सोर्स है एनर्जी का जिस पर तेजी से काम चल रहा है। एमपी में जाम गोदारनी में सबसे पहला पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था जो कि देवास के पास स्थित है। जाम गोदारनी इज ए विलेज नियर बाय द देवास वेयर इज द फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑफ मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश का पहला विंड पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 25 मीटर पर सेकेंड की वायु की गति आदर्श होती है। ये सबसे अच्छी मतलब आइडियलिस्टिक कंडीशन है जहां सबसे अच्छी विंड एनर्जी बनाई जा सकती है। मध्य प्रदेश की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जाम गोदारनी देवास में स्थित है, जैसा कि आपको बताया गया। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं आएगा, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें से आएगा, तो आपको वो सारे फैक्ट्स बाय हार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द विंड पावर प्लांट लोकेटेड। इनमें से कहां पर पवन ऊर्जा प्लांट है? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, जाम गोदारनी में ही पहला पवन ऊर्जा प्लांट है, तो ये इसका आंसर होगा। जो कुकड़ू है ये बैतूल में स्थित है, ये बैतूल में स्थित है। मोहम्मदखेड़ा रतलाम में स्थित है, रतलाम में। और ये पवन ऊर्जा जो प्रांत हैं ये इंडिया के मतलब जाम गोदारनी में, कुकड़ू में भी है, मोहम्मदखेड़ा में भी स्थित हैं। इसका डिटेल्स देखते हैं हम लोग कि एनर्जी प्लांट और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से एनर्जी में कौन कौन से प्लांट हैं। जाम गोदारनी में है, देवास का, नागदा उज्जैन में है, मोहम्मदखेड़ा रतलाम में है और कुकड़ू बैतूल में है। तो इसका आंसर होना चाहिए सभी, ये सभी में स्थित है प्लांट, सभी में बने हुए हैं। जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पर जो बनाया गया है एक बैतूल में है, एक रतलाम में है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंड मिल्स। मतलब कौन से जिले में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां हैं यानी कि विंड मिल्स हैं। एमपी में मोर देन 150 विंड मिल्स हैं, मोर देन 150 मिल्स हैं। उनमें से सबसे ज्यादा देवास में स्थित हैं, मैक्सिमम इज इन देवास। भोपाल में विंड मिल्स नहीं है, ग्वालियर के आसपास भी विंड मिल्स नहीं है, रतलाम में विंड मिल्स हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विंड मिल्स हैं की संख्या लगभग 150 है, जिसकी देवास और इंदौर में स्थित है। इंदौर ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर है देवास। तो देवास में सबसे ज़्यादा विंड मिल्स स्थित हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये अपना जो क्लासेस की ओर से हम लोग लेके आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए MPPGCL एग्जाम के लिए रिलेटेड स्पेशली नॉन टेक और टेक दोनों से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज है और उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियरी होंगे। इसके अलावा मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इसमें बहुत सारा सेम सेगमेंट है, जैसे कि टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। टेस्ट सीरीज है 45 टेस्ट की एक सीरीज है जिसको उसमें लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट जो कुछ भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है इस सीरीज में उसकी PDF आप कलेक्ट कर सकते हैं हमारे इस AEC प्लस ऐप से या फिर YT डिस्कशन चैनल से। ये टेलीग्राम का एक पब्लिक चैनल है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, डाउनलोड करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जो आपने मिस कर दी हैं उनके भी आपको PDF वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस चैनल को और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन वाले टॉपिक पर जो कि हमारा रिलेटेड होगा पावर जनरेशन रिलेटेड जनरल अवेयरनेस को लेकर के, और इसी सीरीज को हम लोग चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनरल अवेयरनेस की चीज़ें आपको पता लगे। तब तक पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, कीप लिसनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।